Okay, great. Welcome back. Alhamdulillah, I am also back to Pakistan, and today we'll be having our precisely a regular class. Obviously, classes तो हमने खैर की थी, लेकिन still it was just what you can say makeup rather than. तो खैर फिफ्थ चैप्टर का टारगेट था मेरा कि फिफ्थ चैप्टर हम कंक्लूड कर लेंगे बिफोर योर मिड टर्म्स एंड इट इज प्रिसाइजली गोइंग टू हैपन। मंडे से आपके मिड स्टार्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम अ, आज फिफ्थ चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। कल हम फिफ्थ चैप्टर का एक रीकैप करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मलिक मोहम्मद अवैस साहब कह रहे हैं कि वेल देखें, ऑनलाइन क्लास का पर्पस ये वैसे ये है कि if someone is joining after the result, so recordings will be available to them so that they can cover. uh, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगेन फिर एफर्ट थोड़ी बढ़ जाती है ना। if you are attending regular classes on daily basis and if you are listening to a recorded lecture and you are also taking a regular class, तो आपकी एफर्ट डबल हो जाती है। सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनना तो नहीं ना होता, फिर ऑब्वियसली बात है उसके अगेंस्ट फिर आपको प्रिपेयर भी करना है, आपको मेमोराइज भी करना है, आपको अपने कुछ नोट्स भी बनाने हैं। सो इट टेक्स टाइम, राइट? तो टाइम लगता है ना इसके ऊपर। सो यस, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, लेकिन एफर्ट ज्यादा लगेगी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, ठीक है? और एफर्ट्स ही हैं जो आपको पे ऑफ करती हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, बल्कि इनफैक्ट अभी ये आज ही हमारा ये पैक में एक सेशन था जिसमें यही डिस्कशन थी कि is it obvious for the students to take classes for BMBS where the students have this thing in mind कि ये तो रट्टे वाला सब्जेक्ट है। तो एक फोरम पे यही बात हो रही थी and it was the same debate going on and I was saying कि yes, it is important to take classes, it's very important to take classes to understand what's going on। खाली रिकॉर्डिंग सुन के और किताब पढ़ के आप शायद उस लेवल पे प्रिपेयर ना कर सकें अपने आप को जितना कि आप किसी मेंटोरशिप के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं मैंने जो एक महीने में इस सब्जेक्ट को तैयार करके पेपर देते हैं और पास कर जाते हैं। ऐसी ऐसी एक्सेप्शंस भी हैं। मेरे अपने 2-3 स्टूडेंट्स हैं पिछले सेशंस के। व्हाट दे डिड वाज लाइक, एक स्टूडेंट था मेरा रेगुलर सेशन का, ही अप्रोच्ड मी, 2-3 अटेम्प्ट्स पुरानी बात है, आई गेस 2018 की बात है। जिस दिन आखिरी क्लास थी ना, जिस दिन लास्ट क्लास थी, जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, जिस दिन लास्ट क्लास थी ना सेशन की, लाइक फॉर एग्जांपल आपके सेशन की आखिरी क्लास होगी 31st ऑफ जैन को और फेब का महीना आपका रिवीजन्स का और मॉक्स का होगा और मार्च के फर्स्ट वीक में आपके पेपर है। तो जिस दिन सेशन की आखिरी क्लास है ना, मेरा ख्याल है 31 जुलाई, सितंबर सेशन की ऑटम के एग्जाम्स की जो क्लास है वो 31 जुलाई को होती है और स्प्रिंग एग्जाम्स की जो क्लास है वो 31st जैन को होती है। सो आई गेस 31st ऑफ जुलाई को लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई तो स्टूडेंट अप्रोच्ड मी, he came to me and he said कि सर मैं आपको अभी तक की अपनी तैयारी के हालात बताता हूँ। I said okay fine, tell me. So he said that I have taken about 40% of the classes. I have not given any class test. I have not given midterm. I am dedicated. Can I pass the paper? ये सिचुएशन थी उसकी कि उसने 40% के करीब क्लासेस अटेंड की हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर 4 महीने का सेशन था, टोटल 90 सेशन थे, तो 90 में से उसने कुछ 30 सेशन अटेंड किए होंगे, 40%, ठीक है। नॉट टेकन एनी क्लास टेस्ट, एक टेस्ट भी नहीं दिया था, एंड नॉट टेकन मिड टर्म एग्जाम एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन एंड आस्किंग मी कि सर आई एम डेडिकेटेड, कैन आई पास द पेपर। नहीं, उसके 2 पेपर थे उसके, इसका BMBS और FAR था, FAR 1 था, 2 पेपर थे। तो उसे मैंने कहा इफ यू आर कमिटेड सो आई वी कैन सिट टुगेदर, आई कैन मेक अ स्केड्यूल फॉर यू। बताता हूँ ना, स्टोरी पूरी तो सुन लो, इतनी क्या क्यूरियोसिटी है बेटा। स्टोरी बता रहा हूँ, जस्ट लिसन टू इट। ओके, सो वो आई टोल्ड हिम कि ओके फाइन, आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल मेक अ स्केड्यूल फॉर यू एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टिक टू दैट स्केड्यूल आई कैन अश्योर यू कि यू विल पास द पेपर।
खैर उसके साथ बैठ के उसका मैंने एक स्केड्यूल बनाया, और बट ही वाज एक्चुअली कमिटेड, देन ही वाज वेरी कमिटेड। ही फॉलोड द स्केड्यूल वेरी थॉरोली। मैंने हर दूसरे दिन उसका टेस्ट रखा, आधे आधे चैप्टर का, और मैंने उसको एक कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस किया उसके साथ। यस, आई वाज आल्सो क्वाइट कनेक्टेड टू हिम थ्रू आउट द, वो फिर क्या करता वो टेस्ट, क्योंकि क्लासेस तो ऑफ हो गई थी, वो टेस्ट अटेम्प्ट करता, व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करता, मैं उसे ऑनलाइन मार्क कर देता। इस तरह करते 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 एक महीने में उसने अपना पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, and he actually passed the paper. And when I asked him about the other one, he passed both. तो इस तरह की सिचुएशंस में है, इट्स ओनली अबाउट योर कमिटमेंट एंड योर डेडिकेशन। आप अगर कहें ना कि आप, लेकिन अब अगेन कमिटमेंट के लिए 31 जनवरी का वेट ना करें ना, अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो अभी तो 2 महीने गुजरे हैं, सेशन स्टार्ट हुए, तो अभी 3 महीने पड़े हैं आपके पास। तो डोंट जस्ट वेस्ट 2 मंथ्स, दिसंबर एंड जनवरी के। कोई मसला नहीं, उसने भी कर लिया था, तो हम भी 31 जनवरी से कमिटेड होके हम भी पास कर लेंगे। तो अभी आपके पास तो बहुत टाइम है, ठीक है, यू हैव सम गुड टाइम। बहुत टाइम से मुराद ये नहीं कि आप रिलैक्स हो सकते हैं, बहुत टाइम से मुराद ये है कि अगर आप प्रॉपरली प्लान करें तो आप इस टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 महीने इज लॉट ऑफ टाइम, 90 डेज हैं आपके पास। फिर फाइनली मगरिब इशा की अजान सुनने को मिली। 2 मिनट वेट करें, अजान होने। ओके जी, सो खैर हम कल्चर पढ़ रहे थे, फिर चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने कल्चरल वेब पढ़ लिया था, हमने एडगर स्काइन के लेवल्स ऑफ कल्चर डिस्कस कर लिए थे, और टुडे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉडल, एंड दैट इज चार्ल्स हैंडी। आज हम चार्ल्स हैंडी की बात करेंगे। देखिए अजीम, यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन, यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और 48 पे अगर आपने सब्जेक्ट को अनफॉर्चुनेटली फेल किया है, तो इट मीन्स कि यू हैव प्रिपेयर्ड गुड फॉर द सब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये दैट, एंड अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इफ यू आर नॉट वेल, इफ यू हैव गॉन थ्रू सम सर्जरी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल, यू कैन डू इट, डजंट मैटर। बस अपना एक देखिए, मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ, मेक अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू दैट टाइम टेबल।
आपके दिन के 24 घंटे डिवाइडेड होने चाहिए कि आपने क्या क्या करना है हर घंटे में, हर आधे घंटे में। अगर आपके पास कोई स्केड्यूल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर हैphazardly आप काम करेंगे। फिर दिल किया तो पढ़ लिया, दिल किया तो सो लिया, दिल किया तो खा लिया। तो मेक अ स्केड्यूल, और अगर आप यकीन करें, आप एक स्केड्यूल बनाएं अपना, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके। चार्ल्स हैंडी एक किताब लिखता है गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें चार्ल्स हैंडी कल्चरल स्टीरियोटाइप्स एक्सप्लेन करता है। ये इसे नाम देता है कल्चरल स्टीरियोटाइप्स का। चार्ल्स हैंडी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 किस्म की कल्चरल स्टीरियोटाइप्स पाई जाती हैं। चार्ल्स हैंडी नेम देम एज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। चार्ल्स हैंडी कहता है कि कल्चर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं एक इदारे के अंदर। पावर कल्चर होता है, रोल कल्चर होता है, टास्क कल्चर होता है, और पर्सन कल्चर होता है, जिसे एग्जिस्टेंशियल कल्चर भी कहते हैं। इट्स नॉट पर्सनल कल्चर, इट्स पर्सन कल्चर। इनफैक्ट हेडिंग्स में आई गेस पर्सन कल्चर ही लिखा होगा। हाँ, पर्सन, इट्स नॉट पर्सनल, ये टाइपो है, इसको सही कर लें। इट इज पर्सन कल्चर। अनफॉर्चुनेटली किताब में टाइपोस काफी सारे हैं। तो चार्ल्स हैंडी ने एक किताब लिखी ये 2000 में, नाम था किताब का गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट। इस किताब में चार्ल्स हैंडी कहता है कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कल्चर की, जिन्हें वो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स का नाम देता है। पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सन कल्चर। बेसिकली चार्ल्स हैंडी ने, ये एक ग्रीक मिथोलॉजी है। ग्रीक मिथोलॉजी ये है कि हर चीज का एक अलग गॉड है, हर चीज का एक अलग खुदा है, ठीक है, नाउजुबिल्लाह। तो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि पावर का अलग गॉड है, जिसे जियस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर टास्क एथना है, एग्जिस्टेंशियल डायनासस है, ठीक है, अपोलो है, अपोलो इज द गॉडेस, ठीक है, ऑफ मून। अपोलो इज द गॉडेस ऑफ मून, जियस इज द पावर, इज द गॉड ऑफ सन, ठीक है। तो वो एक, हर कल्चर को उसने एक नाम दिया, तो उसने हर कल्चर को एक नाम दिया। टास्क कल्चर, रोल कल्चर, पावर कल्चर, एग्जिस्टेंशियल कल्चर। टास्क कल्चर को हम, पावर कल्चर को हम क्लब कल्चर भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, क्लब कल्चर भी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। तो देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स। पावर कल्चर। अच्छा, इन कल्चरल टाइप्स को पढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जहन में रखें। वाइल गोइंग थ्रू दीज कल्चरल टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरा जहन में रखें, तो ये कल्चरल टाइप्स आसान हो जाएंगे आपके लिए समझना। पावर कल्चर जो होता है, दैट इज द कल्चर वेयर द मेन सोर्स ऑफ पावर इज एट द सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, entrepreneurial structure. Power and authority spreads out from the central point along functional or specialist lines, but control remained as the central point. Control center में ही रहता है। हैंडी कंपेयर करता है पावर कल्चर को एक स्पाइडर के वेब के साथ। स्पाइडर का वेब होता है ना, जिसमें स्पाइडर सेंटर में होता है और वेब, उसका जो जाला है वो फैलता है, और स्पाइडर जो है वो वेब के सेंटर में सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह इंडिविजुअल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द वेब हैव मोर इन्फ्लुएंस देन इंडिविजुअल हु आर फर्दर फ्रॉम द सेंटर। आप कभी मकड़ी का जाला देखें तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर, इनफैक्ट इफ आई मे शो यू स्पाइडर्स वेब, तो उसमें जो नॉट्स होती हैं ना, स्पाइडर वेब में जो नॉट्स होती हैं, वो आपकी जो, वो जो नॉट्स हैं स्पाइडर वेब के अंदर, वो जितनी स्पाइडर के करीब नॉट होगी, उतना उसकी जो स्ट्रेंथ है उस नॉट की वो ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी वो नॉट स्पाइडर से दूर होती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड, हमने ये पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना आप सेंटर के करीब होंगे, द क्लोजर यू विल बी टू द सेंटर, आपकी उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है वो उतना ज्यादा होगा। और जितना आप सेंटर से दूर होते चले जाएंगे, उतना आपका इन्फ्लुएंस भी कम होता चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जैसे जस्ट इफ यू लुक एट इट, दिस इज आपके सामने इस वक्त, दिस इज अ स्पाइडर्स वेब, अ टिपिकल स्पाइडर्स वेब, ऐसा ही होता है ना। अब इसमें जो सेंटर है स्पाइडर वेब का, आप देखें यहां से, ये जो नॉट्स हैं, जो सेंटर के करीब जो नॉट्स हैं,
वो ज़्यादा मजबूत होंगी, और जो जो आप सेंटर से दूर होंगे नॉट्स जो है वो वीक होती चली जाएंगी। इसे कहते हैं क्लब कल्चर या पावर कल्चर। ठीक है, दिस इज नोन एज क्लब कल्चर और पावर कल्चर। पावर कल्चर या क्लब कल्चर जो होता है दैट इज फाउंड इन स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशंस। हेनरी मिंड्सबर्ग के वो जो 6 कॉन्फ़िगरेशन थी वो जहन में रख लें तो ये कल्चर की टाइप समझना आसान हो जाएगा। ये सवाल पेपर में 2 दफा आ चुका है। एक दफा ये क्वेश्चन आया था सिनेरियो बेस्ड और एक दफा ये आया था क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड ट्वाइस इन द एग्जामिनेशन। एक दफा ये वाला क्वेश्चन पेपर में नॉलेज बेस्ड आया था। दिस इज वेयर द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन केम। 6 नंबर का सवाल था और 3 टाइप्स देके आई गेस 6 का था या 8 का था, अभी डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज इन सितंबर 2016, सितंबर 2016 में था। और उसके बाद मार्च 2018 में, मार्च 18 में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया था। अभी हम इसका सिनेरियो भी डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है पेपर में, प्रोमिनेंट क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है। उसके अलावा एक एक नंबर का इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कॉन्सेप्ट आ चुका है इसका, लेकिन प्रोमिनेंट ये क्वेश्चन जो है ये 2 दफा है। The power culture is found in small entrepreneurial organization where the boss is usually the founder of the business and has a dominant personality and he exercises close control over the activities. तो पावर कल्चर के अंदर जो कंट्रोल होता है वो बॉस के पास होता है। पावर कल्चर इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। बॉस मेंटेन द फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है अपनी मनमानी करना। मैन्यूवर कहते हैं टू डू वट एवर बॉस वांट्स। ठीक है, जो चाहता है वो करता है, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग। ठीक है, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग। तो चूंकि एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के अंदर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। देयर इज हाई डिपेंडेंस ऑन द स्पोकन वर्ड। So boss tries to influence the other people through force of his personality and personal charm rather than any hierarchical level. पावर कल्चर की प्रॉब्लम यह है कि पावर कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन करेक्टर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, वन बॉस। जैसे हमने पढ़ा था कि एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर बिकम्स इनएफिशिएंट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू कंट्रोल एवरीथिंग। So there will be a risk that organization will become inefficient unless the culture is changed. इदारा inefficient हो जाएगा unless कि आप उसका culture change करें। So power culture is unlikely to be efficient for an organization more than 20 people. Same concept entrepreneurial entity का, तो entrepreneurial structure जो होता है वो भी छोटे इदारों को सूट करता है। Exactly, structural change की तरह एक entrepreneurial जो structure है वो छोटे इदारों को सूट करता है, but as entity grows in size the structure becomes inefficient। जो इदारा बड़ा होता है साइज में, स्ट्रक्चर जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। स्ट्रक्चर बिकम्स हाईली इनएफिशिएंट। ठीक है, स्ट्रक्चर की इनएफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। सो व्हेन अ स्मॉल एंटिटी इज देयर स्ट्रक्चर इज हाईली एफिशिएंट, बट व्हेन एंटिटी ग्रोज लार्जर इन साइज स्ट्रक्चर बिकम्स इनएफिशिएंट। सो दिस इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव रोल कल्चर। रोल कल्चर पाया जाता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दिस इज द मोस्ट रेडिली अंडरस्टूड कल्चर। दिस इज द मोस्ट रेडिली अंडरस्टूड कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर चीज का एक कानून होता है, कायदा होता है, हर चीज जो है वो एक रूल के तहत ऑपरेट कर रही होती है। तो रोल कल्चर के अंदर जो इदारे होते हैं वो उनका कल्चर बड़ा क्लियर होता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट कल्चर होता है। उस कल्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है रादर देन एनी एम्बिग्विटी। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट कल्चर। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट कल्चर जिसके अंदर हर चीज एक कायदे, एक कानून के तहत हो रही होती है। हर चीज का एक रूल होता है और वो रूल जो है वो डिटरमिन करता है कि इदारा कैसे काम करेगा। रोल कल्चर एग्जिस्ट इन मशीन ब्यूरोक्रेसी। वो जो हमने हेनरी मिंड्सबर्ग का मॉडल पढ़ा था, रोल कल्चर एग्जिस्ट इन machine bureaucracy where responsibilities of each individual are defined by the job he or she has and job definition the position and the position of the person in organizational structure। chain of command, तो ये कल्चर जो है ये चेन ऑफ कमांड पे बेस करता है। ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इदारे में। ईच जॉब हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर जॉब का एक खास फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिलायज ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन रादर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, वर्टिकल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है।
रोल कल्चर कैन बी कंपेयर्ड विद अ पिरामिड ऑफ बॉक्सेस। रोल कल्चर को आप एक पिरामिड ऑफ बॉक्सेस से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर हर बॉक्स जो है उसकी अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है। बॉक्सेस विल रिमेन इन प्लेस, कल्चर विल रिमेन अनचेंज्ड, पीपल कैन कम एंड पीपल कैन लीव द बॉक्स। इसी हमने पढ़ा था ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी। याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, बहुत छोटे छोटे होते थे आप सारे, रिमेंबर दैट, कि ब्यूरोक्रेसी में हमने पढ़ा था कि इम्पर्सनैलिटी होती है ब्यूरोक्रेसीज के अंदर, और इम्पर्सनल जो फैक्टर होता है एक इदारे का, इम्पर्सनैलिटी जो होती है वो डिटरमिन करती है कि आपकी जॉब पे आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल होता है। देखिए बेटा, पावर कल्चर इज एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से इदारे को चलाता है, अपनी मर्जी के डिसीजन लेता है, दैट्स पावर कल्चर। रोल कल्चर जो होता है दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर वेयर द कंट्रोल इज ड्रिवन बाय रूल्स एंड रेगुलेशन रादर देन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। आ रही बात समझ में? रोल कल्चर के अंदर जो कंट्रोल है वो ड्राइव होता है ब्यूरोक्रेसी से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, जबकि पावर कल्चर के अंदर जो कंट्रोल है वो ड्राइव होता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी से और उसकी उसकी उसके पर्सनल कंट्रोल से, उसके पर्सनल चार्म से। रोल कल्चर is best suited to organizations that operate in fairly stable environment. Remember, हमने पढ़ा था कि ब्यूरोक्रेसी की एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल होती है, टेक्नो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। रोल कल्चर जो होता है, जी जी नवीद, वी कैन टॉक, डोंट वरी, वी कैन टॉक। रोल कल्चर जो होता है ये ब्यूरोक्रेसी में पाया जाता है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिमेंबर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी होती है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी होती है मिन्सबर्ग के मुताबिक? मशीन ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन डोमिनेट करता है? ड्राइविंग सीट किसके पास होती है? हु हैज द ड्राइविंग सीट? भूल गए कि याद है? हु हैज द ड्राइविंग सीट इन द रोल कल्चर? हेनरी मिन्सबर्ग का मॉडल याद नहीं आ रहा? कन्फिगरेशंस, कन्फिगरेशंस याद करें। स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडल लाइन, ऑपरेटिंग कोर, टेक्नो स्ट्रक्चर, सपोर्ट स्टाफ। तो रोल कल्चर के अंदर किसकी डोमिनेंस होगी? व्हाट विल बी द डोमिनेंट कंपोनेंट इन द रोल कल्चर? नो बेटा, टेक्नो स्ट्रक्चर के पास नहीं होगी। टॉप मैनेजमेंट तो डोमिनेंट होगी ना पावर कल्चर के अंदर, क्योंकि ऑन्टरप्रेन्योरियल एंटिटी है। चूंकि ऑन्टरप्रेन्योरियल एंटिटी है, ऑन्टरप्रेन्योरियल इदारा है, तो ओनर जो है वो सारे डिसीजंस खुद लेता है, ओनर पूरे इदारे को खुद चलाता है। लेकिन रोल कल्चर के अंदर, ये बात समझ नहीं आ रही? क्या आ रही है? रोल कल्चर के अंदर चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप ये पढ़ें यहाँ से, तो रोल कल्चर इज फाउंड इन ब्यूरोक्रेसी where responsibilities of each individual are defined by the job he or she performs and the position they have in organizational structure. So there is a traditional hierarchical structure of organization and each job has a specific function. Organization relies on formal communication rather than informal communication. Role culture is compared to pyramid of boxes. Pyramid of boxes का मतलब होता है impersonality. Pyramid of boxes means that there is impersonality. और एक इंडिविजुअल के जाने से, हाँ, ये टेक्नो स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आपके प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके साथ काम करेगा, ये सब कुछ टेक्नो स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है, जिसके थ्रू आप पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि रोल कल्चर को हम एक पिरामिड ऑफ बॉक्सेस से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें बॉक्सेस जो हैं वो जॉब्स हैं, बॉक्सेस हायरार्किकल पोजीशंस हैं, एंड बॉक्सेस विल रिमेन इन प्लेस, बॉक्सेस अपनी जगह में रहेंगे, कल्चर विल रिमेन अनचेंज्ड when the individual in the box leaves the organization and are replaced. People can come and people can go, but the box will remain unchanged. लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन बॉक्स अनचेंज रहेगा, पोजीशन जो है वो अनचेंज रहेगी।
रोल कल्चर जैसे हमने पढ़ा था कि ब्यूरोक्रेसीज आर ओनली सूटेड टू स्टेबल एनवायरनमेंट और स्टैटिक एनवायरनमेंट, तो रोल कल्चर इज आल्सो suitable to the organizations that operate in a fairly stable environment where employees are expected to do the job they have been given and where enterprise and initiative are relatively unimportant. People in organizations with a role culture are, ये बड़ा important comment है, ये पढ़ें. People in organizations with a role culture are managed rather than led. आप लोगों को मैनेज करते हैं, उन्हें लीड नहीं करते. अच्छा, इसके बरक्स ये वाला कमेंट पढ़ें. People in a task culture are led rather than managed. आप इनको लीड करते हैं, आप इन्हें मैनेज नहीं करते. टास्क कल्चर के अंदर हम लोगों को लीड करते हैं. टास्क कल्चर पाया जाता है एडहोक्रेसी के अंदर. टास्क कल्चर इज फाउंड इन एडहोक्रेसी. ये नोट कर लें बेशक. रोल कल्चर इज फाउंड इन मशीन ब्यूरोक्रेसी. रोल कल्चर इज फाउंड इन मशीन ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. और पावर कल्चर इज फाउंड इन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर. पावर कल्चर मिलता है एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है. पावर कल्चर मिलेगा एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में, रोल कल्चर मिलेगा मशीन ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और टास्क कल्चर मिलेगा एडहोक्रेसी के अंदर. टास्क कल्चर के अंदर फोकस काम पे होता है. द फोकस इज ऑन गेटिंग द टास्क डन in the most efficient and effective manner, and the main aim is the successful solution of the problem rather than focusing on the large tall hierarchical systems. आप मसले को हल करते हैं. टास्क कल्चर में इदारा फ्लेक्सिबल होता है, वर्क टीम्स आप बनाते हैं, और वर्क टीम्स को आप डिसबैंड कर देते हैं व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड, एंड देन वी कैन रीफॉर्म न्यू वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम्स टू डील विद न्यू टास्क. Individuals gain respect and authority from their knowledge and skills. इस concept का क्या नाम है? What do we call this concept? People are respected and they gain authority based on their knowledge and skill rather than their hierarchical position, rather than their official role. इस concept को एक हमने खास नाम दिया था 3rd chapter में. What do we call this? Wide flat structure में ये comment मौजूद था. टॉल नैरो वर्सेस वाइड फ्लैट की डिबेट में जब हम गए थे स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर, तो उसमें ये वर्ड एक यूज हुआ था. ये वर्ड कौन सा था? व्हाट वाज दैट वर्ड? हाँ, इसका एक स्पेसिफिक नाम था, वो नाम याद भी आना चाहिए. इजैलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, इजैलिटेरियनिज्म. डोंट स्पेलिंग गलत नहीं करने. इजैलिटेरियनिज्म, ठीक है, इसे कहते हैं इजैलिटेरियनिज्म. दिस इज नोन एज egalitarianism. ठीक, egalitarian organization is an organization जिसके अंदर एक इदारा जो है वहां पे आप लोगों की अथॉरिटी की बजाय उनको उनके नॉलेज और स्किल को आप रिस्पेक्ट देते हैं. उनकी उनकी हायरार्किकल पोजीशन की बजाय उनकी रिस्पेक्ट और उनकी जो अथॉरिटी है वो उनके स्किल पे आती. Task structure is most common in project-based teams organization. Task culture is suited to an organization that is continually facing new problem and challenges. तो हमने पढ़ा था कि ad hoc structure जो है ये complex dynamic environment का structure है ना. Ad hoc structure operates in a complex dynamic environment. So that's why task culture is suited to ad hoc organization. This is found in rapidly changing organizations, जैसे IT सेक्टर है फॉर एग्जांपल, जैसे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इट इज फाउंड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स होती हैं. ठीक है, जहां पे सॉरी ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है. दिस इज इजैलिटेरियन, ओके, जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स होती हैं. ठीक है. अच्छा, ये बड़ा मजे का कमेंट है, लिखा हुआ है इन टास्क कल्चर पीपल आर लेड रादर देन मैनेज्ड. लुक एट द कमेंट. यहाँ पे आप लोगों को मैनेज करते हैं, उन्हें लीड नहीं करते. मैनेज से क्या मुराद है? आप उनकी हायरार्किकल पोजीशन के मुताबिक उन्हें चलाते हैं. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लीड करते हैं, आप उन्हें मैनेज नहीं करते. यू लीड पीपल. इसी ये टास्क कल्चर कहलाता है. द 4th टाइप ऑफ कल्चर इज नोन एज पर्सन कल्चर. पर्सन कल्चर इज फाउंड इन प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी. पर्सन कल्चर आपको मिलेगा
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां पे इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व द नीड्स ऑफ सेंट्रल इंडिविजुअल। जैसे एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जैसे एक अकाउंटेंसी फर्म के अकाउंटेंट्स हैं, जैसे एक लॉ फर्म के लॉयर्स हैं। इसी पर्सन कल्चर, इट इज अनयूजुअल फॉर एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ पर्सन कल्चर। पूरे इदारे में पर्सन कल्चर होना मुश्किल है, बट ये स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव दिस टाइप ऑफ कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल एक इदारे के अंदर एक जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड नाउ द होल ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट। पूरा इदारा जो है वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के गिर्द घूमता है, उसकी नीड्स को सर्व करता है। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर पर्सन कल्चर बड़ा प्रोमिनेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पर्सन कल्चर इज वेरी कॉमन, जैसे एक्टर्स के गिर्द पूरा इदारा घूमता है। स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्म्स ऑफ लॉयर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स। अगर ये एग्जांपल्स पढ़े तो आपको याद हो आएगा कि यही एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर। रिमेंबर दैट हमने पढ़ा था ना सर्विस सेक्टर। तो आप देखें ये सारी सर्विस की एग्जांपल्स है ना, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ सर्विसेज। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं ये सर्विसेज की एग्जांपल्स हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि सर्विसेज की जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर हमने बात की थी कि स्किल ऑफ इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन द सर्विस सेक्टर द इंडिविजुअल स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं ये सर्विसेज की हैं। तो सर्विसेज की एग्जांपल में चूंकि इंडिविजुअल का स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इंडिविजुअल का जो स्किल होता है उसके मुताबिक फिर आप उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। In an organization with person culture, the central individuals will have some shared resources or they might have their independent resources. उनका अपना स्टाफ होगा। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है ना, उस डॉक्टर का अपना स्टाफ होता है, उसकी अपनी नर्सेज हैं, अपने पीए हैं, ठीक है, उसके अपने रिसोर्स को एक अलग से कमरा दिया हुआ है हॉस्पिटल में, डॉक्टर को एक अलग से ऑफिस दिया हुआ है। तो इस तरह से आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शंस देते हैं, ठीक है ना, आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शन देते हैं। ओके हाँ, नवीद इज इन कराची, तो वहां पे महलन अजान थोड़ी लेट होती है। चलें so we give administrative support functions. We can have a 2 minutes pause. ओके जी, ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के अंदर, ये जब भी आपको अटेम्प्ट बताई थी, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। मार्च 2018 में क्वेश्चन नंबर 10 था पेपर का। दिस वाज मार्च 2018। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन के अंदर वी सॉल्व एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, जिसकी ये दो मेन डिवीजन्स हैं, फाइनेंस डिवीजन है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीजन है। फाइनेंस डिवीजन के अंदर 3 अकाउंटेंट्स हैं जो कि चीफ अकाउंटेंट को रिपोर्ट करते हैं। ईच अकाउंटेंट हैज डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई रिसीवेबल्स, पेमेंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो इसमें जो दूसरी डिवीजन है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, 3 डिजाइनर्स हैं, 4 प्रोग्रामर्स हैं। Designers and programmers are rotated on different assignments in accordance with the knowledge and skills required. Identify the corporate cultures as categorized by Charles Handy, being followed at Finance and Software Development Division at VSolve. Also mention the key characteristics of the corporate culture identified by you. ये 6 नंबर का सवाल था पेपर में, क्वेश्चन वर्थ 6 मार्क्स। फाइनेंस डिवीजन के अंदर कौन सा कल्चर मिल रहा है आपको? विच इज द कल्चर इन फाइनेंस डिवीजन? गौर से पढ़ें स्टेटमेंट। कीवर्ड क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कीवर्ड है ये, हैज डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड से कौन सा कल्चर समझ में आ रहा है? रोल कल्चर। यस, इस कीवर्ड से रोल कल्चर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। थैंक यू माहम एंड जेबा। रोल कल्चर, इससे रोल कल्चर आ रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो कीवर्ड है वो है रोटेटेड ऑन डिफरेंट असाइनमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टीम वर्किंग ज्यादा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो दैट इज गोइंग टू बी अ टास्क कल्चर। 6 नंबर का सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था वैसे। तो फाइनेंस डिवीजन में रोल कल्चर पाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी है वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिफाइंड, ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ईच रोल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, reliance on formal vertical communication, business environment is fairly stable, people are managed rather than led. On the other hand, software development के अंदर task culture है, focus is on the completion of task, teams are formed for each task and on completion of task the team is disbanded. Power is driven from the skills and expertise rather than formal official roles. Business environment is volatile and radical solutions are encouraged. People are led rather than managed. Got it? तो ये क्वेश्चन था पेपर में। इसी तरह एक क्वेश्चन था सितंबर 2016 की अटेम्प्ट में, सितंबर 2016 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में भी उसने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था सितंबर 2016 में। दिस इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सितंबर 2016 अटेम्प्ट थी और क्वेश्चन नंबर वाज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी था। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ओके, 6 नंबर का सवाल था स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर। इससे आसान सवाल पेपर में नहीं आ सकता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब द इजीएस्ट क्वेश्चन एन एग्जामिनर कुड आस्क। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने दो पैराग्राफ में सारे के सारे कल्चर्स की टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन 2 दफा टेस्ट हुआ है पेपर में अभी तक। Once it was tested in March 18 and before it was tested in September 2016। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम गियर्ट हॉफस्टीड का मॉडल पढ़ के इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और कल हम इस चैप्टर का एक रीकैप करेंगे, क्विक रीकैप करेंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल जंप ऑन 11 चैप्टर ऑन सैटरडे। ठीक है, 11 चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे इस वीक में, बट हम उस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह मिड टर्म्स के बाद। अगले हफ्ते में आपके मिड टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, मिड टर्म्स में क्लासेस नहीं होंगी आपकी। जी जी नवीद, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप अपनी बात करें, मैं बस कंक्लूड कर दिया मैंने आज का टॉपिक। चलें मिल के नवीद की बात सुनते हैं। लेट्स सी व्हाट नवीद हैज टू डिस्कस। क्योंकि नवीद साहब की बातें बड़ी काम की होती हैं, सबको सुननी चाहिए। मैं भी बहुत गौर से सुनता हूँ। हाँ हाँ, वो लिस्ट एग्जैक्टली।
चलें